तो देखो भाई, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर और तुम्हारी पूरी 12th का सबसे खतरनाक टॉपिक बच्चे इसी को बोलते हैं कि प्रोराटा है। ठीक है, हाँ जी, प्रोराटा से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम फाइनल एग्जाम्स में देखने को मिलेगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, 6 मार्क का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या है टॉपिक में ऐसा जो इतना ज्यादा हवा बनी हुई है इस टॉपिक की कि हाँ भाई पता नहीं क्या ही है, समझ में नहीं आता कैसे करना है। लिटरली टॉपिक में ऐसा कुछ खास नहीं है। आपको सबसे पहले तो ना एक चीज मान के चलनी पड़ेगी कि टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना सुनाया जाता है मार्केट के अंदर, या फिर जो आपने बच्चों से सुना हुआ, जहां से भी सुना है मुझे नहीं पता। ठीक है, जितना उन्होंने बताया है उतना टॉपिक हार्ड नहीं है, ये सिंपल टॉपिक ही है जितना अभी। अच्छा देखो, अभी तक जो कराया पूरे चैप्टर के अंदर, क्या उसमें वो समझ में आया अच्छे से? बेसिक एंट्रीज कराई मैंने तुम लोगों को, नॉर्मल फोर फ्यूचर कराया, फोर फ्यूचर समझ में आ गया, दोनों केसेस समझ में आ गए। अगर वो समझ में आ गए तो ये कौन सी बड़ी बात है। अब पहले तो वो भी बेकार लगता था ना, फोर फ्यूचर भी हार्ड लग रहा था, बट वो भी सिंपल है, तो ये भी सिंपल ही है। सबसे पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता कैसे लगेगा कि हाँ ये प्रोराटा वाला क्वेश्चन है या प्रोराटा वाला क्वेश्चन नहीं है। उसके लिए आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ के दो कंडीशन को चेकआउट करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर वन क्या है कि जो क्वेश्चन है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का होना जरूरी है। ठीक है, क्या लिखा है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई मेरी कि मेरा क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन कब बनेगा? जब मेरा इशू का जो साइज है वो छोटा पड़ जाएगा और जो पब्लिक के द्वारा एप्लीकेशन आई है वो कितनी हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ज्यादा होने के बाद क्या बना? मेरा प्रोराटा बना, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर इशू प्राइस, जो मेरा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इशूड है या इनवाइटेड एप्लीकेशंस हैं, वो कम पड़ जाती हैं, मार्केट से एप्लीकेशन ज्यादा की आ जाती हैं। अब मैंने यहां पर भी ना आपको 3 केस लिखवाए थे, इसके अंदर भी 3 केस में से कौन कौन से हैं? पहला केस लिखवाया था मैंने आपको रिजेक्शन वाला, कि मैंने क्या किया, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई सारी रिजेक्ट हो गई। अगर ये वाला केस बनेगा दैट मींस ये वाला केस अलाउड नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। सारी एप्लीकेशन अगर एक्स्ट्रा चली गई तो प्रोराटा बना, एडवांस आएगा आपके पास? एडवांस तो बचा ही नहीं आपके पास, एडवांस बनना जरूरी है। दैट मींस बची हुई दोनों स्टेजेस जो बचती हैं मेरे पास, जहां पर क्या बन रहा है मेरे पास कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवांस पैसा होल्ड कर रहे हैं, दैट मींस एडवांस आ गया आपके पास, तो ये वाली कंडीशन भी एप्लीकेबल है, तो काम चलेगा। तीसरा केस क्या है? बोथ, पार्शियल रिजेक्शन या फिर पार्शियल एडवांस। तो ऐसा केस भी मैंने तीनों कराए थे आपको, ये दोनों भी हैं तो भी काम चलेगा आपका, हो जाएगा हमारा काम। कंडीशन नंबर 2, अब कंडीशन नंबर 2 क्या है मेरी? कंडीशन नंबर 2 ये भी होना बहुत जरूरी है। कंडीशन नंबर 2 क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ हाँ जी, ये वाले क्वेश्चंस मैंने कराए, तीनों केस कराए थे अलग से इसकी लेक्चर भी है, एक पूरा लेक्चर मैंने इसके ऊपर कराया था, ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर। यहाँ पे तीनों केस करवाए थे आपको अलग अलग विद एग्जांपल्स। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 2 मेरे पास जो अवेलेबल है उसका नाम क्या है? डिफॉल्टर ऑन सेकंड स्टेज। भैया सेकंड स्टेज पे डिफॉल्टर का होना जरूरी है। मेरे पास मल्टीपल स्टेजेस मिलती हैं। ठीक है, मान लो मैंने केस बनाया, केस नंबर 1, ये मेरा लेट सपोज फेस वैल्यू मैंने डिजाइन करी है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 5 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए की अलॉटमेंट और बाद में 2 रुपए का मेरा फाइनल कॉल। ठीक है, क्या हुआ है? डिफॉल्टर्स ने ये पे कर दिया, ये भी पे कर दिया और ये भी पे कर दिया। अच्छा, इसमें लेते हैं लास्ट वाली, ये वाली स्टेज उसने पे नहीं करी, तो क्या मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इस वाले केस के अंदर। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या बोला इसने बोला फेस वैल्यू मेरी 10 रुपए की है, डिफॉल्टर ने 5 रुपए दे दिए, 3 रुपए नहीं दिए और प्लस 2 रुपए भी नहीं दिए। कंडीशन सेटिस्फाइड? यस, क्योंकि आई हैव अ डिफॉल्टर ऑन अ सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज पे डिफॉल्टर का होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप बोलोगे कि हाँ ये प्रोराटा क्वेश्चन है। अब कितनी कंडीशन, क्या दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, काम चल जाएगा? नहीं, दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। मतलब मेरी कंडीशन अगर ये वाली भी फुलफिल हो रही है और ये वाली भी फुलफिल हो रही है एक ही क्वेश्चन के अंदर, तब हम बोलेंगे कि हाँ प्रोराटा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो पहला काम था आइडेंटिफिकेशन, तो हमने आइडेंटिफिकेशन सीख लिया कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन भी करेंगे इसका, तब समझेंगे। अब पॉइंट आता है कि अगर ये केस आपको मिल गया, आपने डाटा देखा, पता लग गया आपको कि हाँ प्रोराटा है, तो आप एक्स्ट्रा क्या करोगे? पहली चीज,
जब भी आपका ये वाला केस बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ above two conditions are satisfied, ठीक है। अगर दोनों कंडीशंस का सेटिस्फैक्शन हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, you need to prepare some working notes, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्किंग नोट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड आई एडवाइस कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट्स पहले ही बना लेना, ठीक है। एंट्रीज खत्म होने के बाद नहीं, पहले ही ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करते टाइम क्या बनाना क्या पड़ेगा आपको, तो वर्किंग नोट जो आप बनाओगे उसमें निकालोगे क्या क्या। तो सबसे पहली चीज मुझे जो निकालनी है वो निकालनी पड़ेगी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, ठीक है, मुझे निकालना पड़ेगा। दूसरा मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ठीक है, कितने शेयर्स को अलॉट किया गया मुझे भी निकालना पड़ेगा। तो दोनों को निकालोगे कैसे, अब आप निकालने के लिए अप्लाइड या अलॉटेड दोनों में से एक पक्का गिवन होगा। तो अगर आपको अप्लाइड निकालना है तो अलॉटेड शेयर्स क्वेश्चन पक्का गिवन करके देगा। उसके बाद मुझे अपनी समरी जब हम बनाएंगे ना तो वहां से हम एक प्रो राटा रेशियो मेंटेन कर लेंगे, बना लेंगे उसको, और उस रेशियो का इस्तेमाल करो, निकल जाएगी वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ये निकालना पड़ेगा, दोनों में से एक ही निकालना पड़ेगा, दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है आपको, एक डिफॉल्टर के लिए। और अगर आपको अलॉटेड निकालना है तो आपको अप्लाइड शेयर्स की वैल्यू क्वेश्चन गिवन करके देगा। जो भी अप्लाइड शेयर्स गिवन है उसके साथ हम प्रो राटा रेशियो जो हमने निकाली है हम उसका इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको इस्तेमाल करोगे यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स। अब इस वाले में आपको क्या मिलेगा, अप्लाइड शेयर्स मिल जाएंगे इसके अंदर कि कितने शेयर्स अप्लाई किए गए, और इसके अंदर क्या मिल जाएगा, अलॉटेड शेयर्स, ठीक है। तो मेरे पहले वर्किंग नोट में आपको इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो मुझे ये निकालना पड़ेगा या तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये निकालना है तो ये गिवन होगा और ये निकालना है तो ये गिवन होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ जाओ थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट के ऊपर जाने से पहले छोटी सी कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा मेरे पास एडमिशन लेने आया, मैंने बोला देखो हम एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेते टाइम ना कंडीशन ये है कि आपको जो भी अमाउंट जमा कराना पड़े पहले आप ना अपने जो भी है जितने भी सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पैसे जमा करा दो मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो और उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी सीट्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ सीट्स अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो एक बच्चा आता है बोलता है सर पेमेंट, मैंने कहा भाई 1000 रुपीज की पेमेंट है, एक काम करो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो, और वो बच्चा बोलता है सर 4 सब्जेक्ट्स के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला ठीक है एक काम कर, अप्रैल के महीने की पेमेंट जमा करा दे। तो उसने क्या किया, अप्रैल मंथ की पेमेंट जमा करा दी, कितनी, 4000 अकॉर्डिंग टू द 4 सब्जेक्ट। बट जब वो आया सीट फिलिंग फास्ट हो गई, तो क्या हुआ, जब वो आया तो सीट्स जो मैं उसे दे पाया वो दे पाया केवल 3 सीट्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, देख भाई इनमें से ना एक बैच फुल हो चुका था, 3 सब्जेक्ट्स के अंदर सीट मिल गई, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोला देख भाई तेरे को ना 1000 रुपए जो तुमने मुझे जमा कराए थे अप्रैल के मंथ के, वो 4 सब्जेक्ट के हिसाब से जमा कराए थे, बट मैं कितने सब्जेक्ट की सीट दे पा रहा हूं, केवल 3 के हिसाब से। तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने देख अप्रैल के महीने में तेरा 3000 रुपए का जो अमाउंट है इसको मैंने क्या करवा दिया, यूज कर लिया। अब बचा क्या, अप्रैल के महीने में एक तरीके से देखा जाए तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, एडवांस पड़ा हुआ है, ये क्या है 1000 रुपए का एडवांस, उसका अप्रैल के महीने का पड़ा हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे अप्रैल के महीने में आएगा नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो सीट इसके नाम पे अलॉट किए 3 सीट्स, जैसे इसको मैंने 3 सीट्स दी, इसका मतलब क्या है, ये मुझे ये भी बोल रहा है कि सर आगे वाली सीट्स भी मैं ऑक्यूपाई रहूंगा और आगे पूरे महीने कंटिन्यू करूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने मई के महीने में मई की जो फीस है मैंने ड्यू कर दी, कितने सब्जेक्ट के हिसाब से ड्यू करूंगा मैं, 3 के हिसाब से। मैंने उसको बोला भाई देख 3 के हिसाब से ना तेरी फीस बनती है 3000 रुपए, जमा करवा देना। बट क्या उसे 3000 मांगूंगा मैं, 2 ही मांगूंगा ना, क्योंकि मैं उससे क्या बोलूंगा, मैंने कहा देख भाई एक काम करते हैं, तेरा ना एडवांस पड़ा हुआ था मेरे पास पिछले महीने का 1000 रुपए, तो तेरा एक्चुअल जो अमाउंट है ना जो तू मुझे पे करेगा एज अ
मई मंथ फीस वो कितनी है, 2000 रुपए। ठीक है, तो मैं इसको, अब हुआ क्या, वो अप्रैल के महीने में पढ़ के गया, मई के महीने में आया ही नहीं, छोड़ दिया क्लासेस। तो मेरे को नुकसान कितना हुआ, 3000 का। कितना नुकसान हुआ मई के महीने में, मई के महीने में एक्चुअली लॉस कितना है मेरा, केवल 2000 का, क्योंकि बनती 3000 फीस थी, बट 3000 में से 1000 तो ऑलरेडी उसकी आ रखी है ना एज एडवांस। तो एक्चुअली में मेरे को जो अमाउंट नहीं मिला, इसको मैं क्या बोलूंगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डिफॉल्टर। तो जो भी मेरा डिफॉल्टर था उसने मुझे 2000 रुपए पे नहीं किए। क्या ये निकालने में कोई दिक्कत है आपको, ये समझ में आया? ठीक है, अब जो सेकंड वर्किंग नोट है ना वो यही है मेरा। कैसे, चलो एक काम करते हैं, इसी को ना, ये अगर ये समझ में आ गया एग्जांपल, इसको थोड़ा सा, या फिर एक काम करते हैं, इसको ना अभी साइड में रखते हैं। यहाँ पे एक मैं कंडीशन बना रहा हूं आपके सामने। यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर राज, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ वैल्यूज मैं आपके सामने रख रहा हूं, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड। इस बंदे ने मेरी कंपनी में शेयर्स अप्लाई किए 1000, ठीक है। 1000 शेयर्स के लिए इसने बोला कि भाई मैं आपकी कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भैया खरीद लो। 1000 शेयर्स के हिसाब से मेरी कंपनी का ये डाटा है, ठीक है। डाटा क्या है, एप्लीकेशन है मेरी कंपनी की 3 रुपए की, अलॉटमेंट है मेरी कंपनी, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, एप्लीकेशन है 5 रुपए की, ये 3 रुपए की है, 2 रुपए की है, ठीक है। और जब एप्लीकेशन आई तो बहुत ज्यादा आ गई थी, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था, तो मैंने सबको पूरे पूरे शेयर्स नहीं दे पाए, तो जाहिर सी बात है इसको भी कम मिले होंगे शेयर्स। तो एग्जांपल इसको शेयर्स मिले केवल और केवल 800 शेयर्स, और इस बंदे ने मुझे एप्लीकेशन तो जमा करा दी, जब इसने शेयर्स पैसे दिए मुझे तो एप्लीकेशन दे दी। बाद में जब मैंने इससे बोला भैया अलॉटमेंट का टाइम आ चुका है, अलॉटमेंट जमा कराओ, इसने पैसे देने से मना कर दिया, ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। यहां मैंने इसके फोरफिट कर लिए, बट हम फोरफिट तक नहीं जाएंगे, हम जाएंगे केवल अलॉटमेंट तक। जो सेकंड वर्किंग नोट है मेरा वो वाला समझो बस केवल। अब मुझे इस पूरे सिनेरियो में मैं आपके सामने ना बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बिगिनिंग से, कि जो मिस्टर राज है, मिस्टर राज ने सबसे पहले जब मुझे पैसा दिया तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे बोल सकते हो ना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यही बोलोगे कि उसने मुझे एप्लीकेशन पर कितना पैसा दिया, 1000 शेयर्स पर कितने दिए, 5 रुपए। तो कितने पैसे दिए उसने मुझे, 5000। अच्छा इसमें से मैंने इसका एप्लीकेशन मनी कितना एडजस्ट कर दिया, कितना एडजस्ट किया होगा, 800 के हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको एप्लीकेशन 1000 के हिसाब से बना ही नहीं सकता, मैंने इसको शेयर्स दिए 800। तो मैंने क्या बोला, भैया देखो आपने 800 के हिसाब से पैसे जमा करा रखे हैं, लेकिन हमारे पास ना एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए हमने सबको एडजस्ट करवा दिया, जिसके हिसाब से आपके बनते हैं 800 शेयर्स। वो बोलता ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे 800 के हिसाब से 5 रुपए मैंने उसके होल्ड करवा दिए, कहां पर, एप्लीकेशन पर, जिसके वजह से क्या हुआ, इसका 1000 रुपए क्या हो गया, एज ए कंपनी मेरे पास रह गया एडवांस। ठीक है, ये समझ में आया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर। अब हम चलते हैं अगली स्टेज पे। जब मेरी अलॉटमेंट का टाइम आया तो मैंने उसको बोला भैया आप ना अलॉटमेंट जमा करा दो। कितना जमा कराऊं मैं, पैसा कितना मांगू अलॉटमेंट पे इससे, 800 के हिसाब से। मैंने इसको शेयर्स कितने दिए हैं, 800। तो मैंने इसको बोला देखो आपका ना 800 के हिसाब से, 800 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए 2400 बनता है, बट 2400 नहीं देना आपको, आपको कितना देना है, 1000 रुपए माइनस करके कितने देने, केवल 1400 रुपए। तो मैंने क्या माइनस किया, मैंने उसका एडवांस माइनस कर दिया कि भाई आपका एडवांस पड़ा हुआ था 1000 का, ये पैसा आपको पे करना है। अब यहां पर क्या हुआ, इस बंदे ने कर दिया डिफॉल्ट, ठीक है। अब डिफॉल्ट किया तो मेरे को यह पैसा नहीं मिला, तो कितना पैसा मुझे नहीं मिला, 1400। तो इसका आप करोगे क्या, इसे क्या लिखोगे आप, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम राज, ये लिखोगे। अब मुझे एक बात बताओ, इस अमाउंट के लिए ही वर्किंग नोट है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल है। ये वो एक्स्ट्रा काम है जो प्रोराटा के क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बस यही वो एक्स्ट्रा काम है जो प्रोराटा में एक्स्ट्रा है, बाकी सारा काम सेम है, सारी जनरल एंट्री सेम है, सारा फोर फीचर सेम है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल डिट्टो, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एक डिफरेंस बताता हूं अब, इस वर्किंग नोट को क्यों बनाया मैंने, क्या मोटिव है इसको बनाने का, नहीं, इस वर्किंग नोट से जो वैल्यू निकाली ना मैंने, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आती है।
कहाँ काम आती है, नहीं समझाने के लिए तो है, ये बनाना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट्स में, बट इस वैल्यू का क्या रेलेवेंस है, ये वैल्यू कहाँ काम आएगी, कुछ तो काम होगा। जरा मुझे बताओ, ये वैल्यू इसमें, इस पूरे वर्किंग नोट में ये वैल्यू काम की है आपकी और एक ये वैल्यू काम की है, बस सबसे इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है। ये वैल्यू है क्या, जो पैसा मुझे डिफॉल्टर ने पे नहीं किया, जिसका इस्तेमाल आप कहां कहां करोगे, पहला इस्तेमाल चौथी एंट्री में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मार्क्स की चौथी एंट्री होती है आपकी, फोर्थ एंट्री प्रो अटाई क्वेश्चंस में। अगर बाकी सारी एंट्री आधे आधे नंबर की हैं तो चौथी एंट्री होती है 4 नंबर की, वो 1 नंबर की पूरी, डबल मार्क्स होते हैं उसके। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू वहां काम आती है। फोर्थ एंट्री में क्या लिखते हो आप, कितना पैसा आपको मिला, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखते हो ना आप। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा आपने मांगा और कितना आपको मिला, कैसे लिखोगे आप, तो ये वैल्यू आपको कहां यूज करनी पड़ेगी, एक तो फोर्थ एंट्री में आप इसका इस्तेमाल करोगे, वहां माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पैसा मिला नहीं आपको। और अगर आप डायरेक्टली अपने इस चार्ट से देखोगे, कोई बंदा ये वर्किंग नोट ना बनाए, फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट का पैसा माइनस करेगा, कितना माइनस करेगा वो, अगर ये वर्किंग नोट माइनस वो नहीं बनाएगा तो गारंटीड है वो ये और ये मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगा, क्योंकि दिमाग यहां तो दिखाई दे रहा है ना कि उसके 800 शेयर्स पर 3 रुपए उसने पे नहीं किए, तो डायरेक्टली माइनस कर देगा। बट ये नहीं बनाएगा तो कहां से पता लगेगा, एक ये वैल्यू काम की आएगी इस तरफ, दूसरी जगह काम आती है वैल्यू कहां पर, जब कभी भी आप क्या बनाओगे, शेयर फॉरफीचर एंट्री, फॉरफीचर एंट्री में आपको इसे मेंशन करना पड़ेगा कहां पर, कॉल्सन एरियर के अंदर। क्योंकि कॉल्सन एरियर में आप क्या लिखते हो, बताता हूं, कॉल्सन एरियर में क्या लिखते हो आप, ये लिखोगे ना, ये वाला अमाउंट जो उसने पे नहीं किया। तो अगर आप नॉर्मली इस क्वेश्चन में कॉल्सन एरियर की एंट्री करोगे तो क्या लिखते हैं आप, ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला, ये कहां लिखोगे आप। अच्छा इसमें बताओ, शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आएगा, 5 रुपए इंटू 8 से 1000, हाँ क्यों आएगा 1000, क्योंकि अलॉट शेयर फॉरफीचर में क्या लिखते हो आप कि अगले बंदे ने कितना पैसा आपको दे दिया, 5 रुपए दिए उसने, लेकिन 5 रुपए तो एप्लीकेशन किसके हिसाब से देगा, वो इसके हिसाब से देगा ना कि इसके हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन पहली स्टेज होती है और पहली स्टेज में जो भी डिफॉल्टर पैसा देता है वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड के हिसाब से देता है। तो उसने अप्लाई कितने किए थे, 1000 के हिसाब से उसने 5 दिए। और कॉल्सन एरियर में कितना लिखोगे आप, 5 रुपए इंटू, नहीं यहां भी गलती करते हो, 800 भी नहीं आएगा। अब यहां गलती करते हैं बच्चे, कॉल्सन एरियर में आता है ये वाला अमाउंट, लेकिन इस वाली स्टेज का जो अमाउंट है उसमें से माइनस कर तो दिया मैंने 1000 रुपए का अमाउंट, ये वाला तो ये नहीं दिया ना उसने, ये वर्किंग नोट में यही तो लिखा हुआ है, शेयर अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट पर कितना नहीं मिला, यहां पर इसने 1400 नहीं दिए, प्लस इस स्टेज पर यहाँ पे 800 इंटू में 2 रुपए डायरेक्टली कर सकते हो आप, क्योंकि अमाउंट जो एडवांस था वो आपका एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो कितना अमाउंट नहीं दिया इसने इस तरफ, यहाँ पे 1600, तो देखा जाए तो अमाउंट कितना आ रहा है, 3000 रुपए। तो ये आएगा आपका कॉल्सन एरियर में। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इस पूरे पार्ट के अंदर से, ठीक है। और ये वाला अमाउंट आप कहां लिखोगे, शेयर फॉरफीचर के अंदर। बट आई विल एडवाइज आप शेयर फॉरफीचर की एंट्री में हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालना, हमेशा बैलेंसिंग फिगर। जब आप एंट्री पास करते हो ना तो कॉल डब लिख लोगे, कॉल्सन एरियर लिख लोगे, बचेगा क्या, शेयर फॉरफीचर बचेगा, बैलेंसिंग फिगर डाल देना, हमेशा मैच करेगी। अभी क्वेश्चन करते हैं, ये क्लियर हो गया। ये वर्किंग नोट्स हम बनाने पड़ेंगे, आप इस पूरे को एज इट इज चिपका लो, क्योंकि इसके पीछे की सारी थ्योरी कहानी वानी सब याद आ जाएगी जब आप एक बार देखोगे सारी चीजें। ठीक है, पहले ये लिख लो, ये वाले वर्किंग नोट्स, ये 2 वर्किंग बनाने पड़ेंगे आपको, ये लिख लो, तीसरे वर्किंग नोट में वो कहानी लिख लेना पीछे। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फ्रेश क्वेश्चन बनेगा आपका, पहला काम, हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग का जो पार्ट रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली, पहला क्वेश्चन आपके पास आता है। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या तुम्हारे को करना क्या है, कैसे करोगे क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन को देख के डर लगता है पहली बात तो, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज। देन देखो क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे, किसके एग्जाम में कैलकुलेशन आसान आएगी, टेंशन नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सब कुछ काम छोड़ छाड़ के देख लो एक बार, उसके बाद टॉपिक निकल जाएगा, फिर आप ढूंढते फिरोगे, दोबारा नहीं समझाऊंगा उस तरीके से जिस तरीके से पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं।
ठीक है, एक एनर्जी अलग ही होती है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है आदर्श, मना कर रहा हूं ना, देख लो, देखो क्या लिखा है। सबसे पहला काम जैसा हम लोग हमेशा करते हैं वैसा ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे, मतलब क्वेश्चन को समराइज करना। क्या करना है, अरविंद लिमिटेड हमारे पास कंपनी है, इशू करती है कितने शेयर्स, 20,000। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, 2 रुपए का प्रीमियम है, एंड ब्रेकअप क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार मेंशन कर लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है आपको, तो समराइज करेंगे हर एक चीज को। क्या क्या दिया हुआ है, इशू कितने शेयर्स, 20,000, फेस वैल्यू कितनी बताई, 10 + 2। अब इसका ब्रेकअप क्वेश्चन दे रखा है, 6 रुपए एप्लीकेशन पर है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो क्या करोगे आप इसे, 1 + 2, प्रीमियम हमेशा पीछे की तरफ लिखा जाएगा, देन उसके बाद 2 + 1, डन। इसके बाद अब यहां से जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज आपको बताएगी कि प्रोराटा बनेगा या नहीं बनेगा, नीचे की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, चेक करेंगे सबसे पहले कितनी एप्लीकेशन आई, कितनी एप्लीकेशन आई, 30,000। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, क्या थी, ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, हो रहा है, इशू ज्यादा है वो कम है, एप्लीकेशन ज्यादा है। जब कभी भी ये वाला सिनेरियो मिलेगा तो मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको बताया था छोटा सा टेबल क्रिएट करना है आपको। टेबल में क्या लिखवाया था, एक तरफ आप लिखोगे अप्लाइड और एक तरफ क्या लिखोगे आप, अलॉटेड। अप्लाई कितने हुए पब्लिक से, 20। अलॉट कितने कर सकते हैं, मैक्सिमम 30, 20 अलॉट कर सकते हैं, 30 अप्लाई हुए थे। अच्छा अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 6,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, मतलब हमने 30,000 में से 6,000 निकाले और इनको शेयर्स अलॉट नहीं किए, दैट मीन्स ये क्या हो गया, रिजेक्शन। ठीक है, अच्छा तो बाकी बचे, क्वेश्चन आ गया, बोला एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। प्रो राटा का मतलब होता है ज्यादा को कम में एडजस्ट करवा दिया। कितने, अब कितने बचेंगे, 24 वालों को कितने दिए मैंने, 20 दिए। इससे मुझे पता लगा कि भाई यहां से मुझे क्या देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एडवांस देखने को मिल रहा है, और मेरा एडवांस होना बहुत जरूरी है, विच विल गिव मी द इंफॉर्मेशन, एक हिंट मिल जाता है कि हाँ प्रोराटा है, प्रोराटा मिल गया। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन से काम नहीं चलेगा, मैंने क्या लिखा था नोट्स में, ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ एडवांस का होना भी जरूरी है। अगर इसी क्वेश्चन में पूरे 10 का 10 जो डिफरेंस है, अगर मैं सारे रिजेक्ट मार देता तो एडवांस तो था ही नहीं, तो प्रोराटा बनता नहीं बनता, फिर मुझे वो एडिशनल वर्किंग नोट कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर क्या हुआ, उसने 30,000 में से केवल 6,000 को ही रिजेक्ट किया, तो बाकी जो एडवांस बच गए 4,000 के, यहां से निकल के आ गए। 24 वालों को 20 दिए, 4 का एडवांस हुआ, पहली कंडीशन फुल्ली सेटिस्फाइड। देन अब इसके बाद आप क्या बनाओगे, अच्छा इसके बाद क्या हमें प्रो राटा रेशियो मिली, यहां से इसे क्या बोलते हैं, प्रो राटा रेशियो कितनी आएगी, 3:1 नहीं, इसको 24 और 20, ये है ना प्रो राटा स्टेज मेरी, जहां पे डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रो राटा स्टेज। कितनी आ रही है, कितना आ रहा रेशियो, 6:5। तो ये मेरी हो गई प्रोराटा रेशियो, ये मेरे काम की रेशियो है, बहुत ज्यादा आगे बहुत काम आएगी, तो हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये मेरे काम की रेशियो आएगी काम। यहां तक क्लियर है सारा, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, एक शेयर होल्डर है, उसका नाम क्या है, अब है, हु वाज अलॉटेड कितना शेयर्स, 500 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स बीइंग फॉरफिटेड। तो मैंने क्या किया, इसके शेयर को जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। जब भी आपको ये डिफॉल्टर वाला चार्ट मिलेगा तो आप क्या करोगे, आप एक समरी बनाओगे, तो समरी वही वाली सेम वैसे ही क्या लिखवाई थी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल में सिखाई थी। पहला कॉलम शेयर होल्डर का, उसका नाम क्या है उसका, अब है, ठीक है। बाकी उसके बाद आप बनाओगे दो चीजें, क्या क्या बनानी है, कि उसने कितने शेयर अप्लाई किए थे और हमने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए, ठीक है, ये बनाना है। उसके बाद हमारी स्टेजेस क्या है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, क्या, हाँ देखो ये वर्किंग नोट शॉर्टकट में बना सकते हो आप, और जिस दिन आपको ये लगने लग जाए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मत बनाना, ठीक है। जब लगे आपको आपके लिए टाइम वेस्ट लग रहा है आपको, तब मत बनाना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक बनाते रहो। एक ही डिफॉल्टर मिला मुझे, अब क्वेश्चन में क्या क्या इस डिफॉल्टर से रिलेटेड क्या क्या दिया हुआ है, इसके अलॉटेड या अप्लाइड में से एक शेयर पक्का देगा, कौन सा दिया है, लिख दिया ना क्वेश्चन ने, हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, कितने शेयर दे रखे हैं मैंने इसको, 500। अब इसने क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया, क्या बोला क्वेश्चन ने, फेल टू पे द अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया,
ये तो दे दिया होगा क्योंकि बिना इसके तो ये शेयर होल्डर बनेगा ही नहीं। एंड ऑन हिज सब्सीक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल भी जब इसने नहीं दी, इसका मतलब फर्स्ट कॉल मांगी है मैंने, ये भी इसने नहीं दिया, मैंने क्या किया, इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो फॉरफिट किए यहाँ पे एक लाइन डाल दोगे। अब ये कौन सी लाइन है हमारी, फॉरफीचर लाइन है ना। इसके बाद लाइन नहीं डालनी, ना क्रॉस डालना, कुछ नहीं करना, मतलब ये मेरे एरिया किसी काम का नहीं है। क्लियर हुआ? चलो ये मेरा बन गया, मेरा क्वेश्चन को मैंने क्या कर लिया, समराइज कर लिया। समराइज करने के बाद आगे आपको कुछ इंफॉर्मेशन और गिवन है। क्या दिया हुआ है, कह रहा ऑफ दीज शेयर, जितने भी शेयर फॉरफिट किए उसमें से 300 शेयर्स को दोबारा से बेचा गया। तो ये कहां लगाओगे आप, इसमें बतेरी जगह पड़ी हुई है, कहीं भी चिपका लेना आप, छोटा सा बॉक्स बना के, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन लिख लो, रीइश्यू शेयर्स कितने हैं, 300। पेड अप वैल्यू कितनी बताई क्वेश्चन ने, फुल्ली पेड अप। रीइश्यू वैल्यू कितनी बताई क्वेश्चन ने, 6 रुपए के हिसाब से, तो डिस्काउंट आ गया कितने का, 4 रुपए का। अब देखो, अब मुझे ना इस पूरे क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन समराइज करके यहां लिख लिया। हम इसी डाटा को यूज करेंगे, पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे अपने आप, ठीक है। क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम, क्या क्वेश्चन में हमें प्रोराटा मिला, प्रोराटा है क्वेश्चन में, मिल गया ना। ये वर्किंग नोट नहीं, ये क्वेश्चन को समराइज किया है पढ़ के हमने। पहला क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है, इसीलिए आप 5-6 क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, आपको फटाफट बना लोगे, इसमें टाइम लगने वाला, ठीक है। लेकिन नहीं बनाओगे, आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी ऑफ करेक्टनेस कम हो जाती है। बना लोगे, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्वेश्चन सही होगा आपका गारंटीड, गलत होने चांसेस ही नहीं है, ठीक है। अब वर्किंग नोट में क्या बनाओगे आप, क्या लिखवाया, तो 2 वर्किंग नोट तो बनाने पड़ेंगे। पहला, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड या अलॉटेड, किसके, जो डिफॉल्टर है, निकालना पड़ेगा ना। इसके दो ये वाले गिवन नहीं है, तो ये निकालने पड़ेंगे मुझे। तो क्या निकालना है मुझे अभी, इसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कि इस बंदे ने कितने शेयर्स को अप्लाई किया, अप्लाइड बाय कौन है ये, अब है, बताओ जरा कितने शेयर्स अप्लाई किए होंगे इसने, कैसे निकालोगे, अप्लाइड निकालोगे तो अलॉटेड गिवन होने चाहिए, और गिवन है क्वेश्चन में, कितने गिवन है ये, 500। और इसके बाद क्या लिखा था मैंने, प्रोराटा रेशियो। अब प्रोराटा रेशियो कैसे इस्तेमाल करोगे आप, 6/5, रीजन ये ज्यादा होगा या फिर ये ज्यादा होगा, एप्लीकेशन ज्यादा होगी ना, तो जो ज्यादा वाला नंबर है वो हमेशा ऊपर रखा जाएगा अगर आप अप्लाइड निकालोगे तो, ठीक है। क्योंकि मुझे ये 6 ज्यादा है, 5 कम है, तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि इस बंदे ने मेरे को कितने शेयर्स मांगे हैं मेरी कंपनी से, 600 शेयर्स मांगे गए हैं। तो हमने यहां क्या लिख दिया, 600 शेयर्स, ठीक है। ये आ गया मेरा 600 शेयर्स, डन। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है कि इस बंदे ने इस वाली स्टेज पर कितने पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वर्किंग नोट। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसी बंदे से बात करते हैं, और क्या निकालना है मुझे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बताओ जरा, ये बंदा मुझे एप्लीकेशन पे कितने पैसे देगा, 600 इस वाले टेबल से मिलेगी सारी वैल्यूज। 600 मल्टीप्लाई बाय कितना, 6, क्योंकि 600 के हिसाब से 6 रुपए जमा कराए होंगे। कितने जमा कराए इसने मेरे को, 3600, ठीक है। माइनस इसका मैंने कितना पैसा एडजस्ट करवाया होगा, हाँ 500 के हिसाब से एडजस्ट करवाए होंगे ना। ये 500 अप्लाइड, इसको मैंने अलॉट किया था ना, तो कितना पैसा एडजस्ट हो गया इसका, 3000। तो 600 क्या बचा, इसका एडवांस बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे बोलेंगे भैया आपका ना अलॉटमेंट मनी का टाइम हो चुका है, जमा करा दो। कितने रुपए जमा कराने को बोलूंगा मैं इससे, 500 शेयर्स पर कितने रुपए, 3 रुपए, कितने हो गए 1500। बट इसने ऑलरेडी एडवांस पे कर रखा है, तो मैं इससे क्या बोलूंगा, भैया 1500 नहीं देने आपको, आपको केवल 900 रुपए देने हैं बस, ठीक है। तो 900 रुपए में हम क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, और इस बंदे ने यही अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, ठीक है। इनिशियल टाइम्स पे ना थोड़ी सी हैबिट डालना, ये जो अमाउंट है ना इसके आगे ना ऐसे लिख लेना। क्या लिखोगे आप, फोर्थ एंट्री एंड शेयर फॉरफीचर एंट्री, ठीक है। तो आपका ना 3-4 क्वेश्चन के बाद माइंड मेकअप हो जाएगा कि ये वैल्यू मेरे को कहां कहां इस्तेमाल करनी है। देन देखो मेरा वर्किंग नोट तैयार है। अब वर्किंग नोट के बाद हम सीधा कहां चलेंगे, एंट्रीज के ऊपर, एंट्रीज ही बनानी है। और एंट्रीज आपको कोई नई एंट्री नहीं सीखनी पड़ेगी प्रोराटा के लिए। बच्चों को लगता है प्रोराटा में कुछ नई एंट्रीज बनानी पड़ेगी, कुछ नया एकदम से पता नहीं क्या ही ब्लास्ट सा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। सेम एंट्रीज इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
देखो एंट्रीज बनाते हैं। तो पहली एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी इसके अंदर? हाँ, 6 रुपए के हिसाब से वैल्यू अमाउंट आएगा। कितना आएगा? पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 30,000। तो ये 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा ना। तो पब्लिक ने कितने शेयर्स मांगे हैं? 30,000 मांगे हैं। तो पब्लिक ने मेरे को कितने पैसे दिए होंगे? 30,000 इंटू 6, 1,80,000। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, क्या लगता है, क्या मैं सारा पैसा यूटिलाइज कर सकता हूं एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में? नहीं। कितना यूज होगा? केवल और केवल 20,000 शेयर्स का पैसा। कितना हुआ? 1,20। तो बाकी 60 कहां चला गया? कुछ कुछ वापस किया, कुछ एडवांस हो गया। तो जो वापस कर दिया वो किस नाम से आएगा? वो बैंक के नाम से आएगा। कितने शेयर्स का पैसा वापस किया है? 6,000 का। यहां क्या लिखोगे आप? 6,000 इंटू 6, 36,000 आपने कहां डाल दिया? वापस हो गया। और बाकी जो बचा वो अगली स्टेज के नाम से आएगा, अलॉटमेंट के नाम से। कितना आएगा ये? 4,000 इंटू 6, वैल्यू 24,000 रुपए। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, यहां ये एंट्री क्लियर है दोनों? ये वही एंट्रीज है, यहां तक कोई चेंज नहीं है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे ही मैंने आपको कराई थी। सेम वैसे ही करना है। बस पहली एंट्री करते टाइम क्या ध्यान रखना होता है कि आपको पहली एंट्री में वो वैल्यू ट्रांसफर करना है जितना पैसा आपको मिलेगा, और पैसा मिलता है शेयर एप्लीकेशन के हिसाब से। देन अब आ जाओ थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री क्या होनी चाहिए? हाँ माइनस कर देंगे। हाँ, जो अगली एंट्री आएगी उसमें माइनस करेंगे रिसीविंग के टाइम पे। अब देखो, जब आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो शेयर अलॉटमेंट की, उस टाइम पे प्रीमियम भी तो है क्वेश्चन में। अब देखो, इसके बाद जो तीसरी एंट्री बनेगी ना, इसके बाद सारी एंट्रीज आपकी जितनी भी बनेंगी आगे, सब बनेंगे 20,000 के हिसाब से। बिकॉज पब्लिक में कितने शेयर्स पड़े हुए हैं? 20 ही पड़े हुए हैं। तो ये एंट्री किस चीज की होती है? पैसा मांगने की। और मांगा उतना ही जाएगा जितने शेयर होल्डर मार्केट में खड़े हैं। मार्केट में केवल 20,000 शेयर्स अवेलेबल हैं। तो मैं उनसे बोलूंगा देखो आपका अलॉटमेंट जो कि 3 रुपए का वो ड्यू हो चुका है, काइंडली जमा कराओ। तो टोटल अमाउंट कितना मांगा मैंने उनसे? 60,000। लेकिन अपनी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखूंगा उसमें अलग अलग करके लिखूंगा कि भैया इस 60,000 में से मेरा 1 रुपए जो है वो किसका है? फेस वैल्यू का है। और 2 रुपए जो किसका है? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। तो मैंने क्या किया? शेयर कैपिटल में डाल दिया 20,000 रुपए और 40,000 रुपए डाल दिया किसमें? सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। डन। चलो, अब चौथी एंट्री किसकी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री प्रोराटा की। किस नाम से लिखोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट एंड देन टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा? पूरा नहीं आ सकता। आपने मांगा कितना है? 60 मांगा है। बट 60 में से ये पैसा 24,000 का ऑलरेडी मिल चुका है ना। ये तो माइनस करना पड़ेगा, ये तो मिलेगा नहीं आपको, है ना। दैट मींस 24,000 रुपए जो ऑलरेडी मिल चुका है आपको वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो बैलेंस कितना बचेगा? 36। अब 36,000 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आपने आपका बनता है, जिसमें से कितना नहीं मिलेगा? वो जो वर्किंग नोट बनाए थे हमने, तो वर्किंग नोट में मेरे डिफॉल्टर अब है नहीं, कितने नहीं दिए? 900 रुपए। ये नहीं मिले ना मेरे को, ये वाले यहां काम आती है वैल्यू। ठीक है, तो आपने क्या किया? ये 900 रुपए यहां डाल दिए जो नहीं मिले। तो मिला कितना होगा? ये मिल गया होगा। देन यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है एंट्री? ये वाली एंट्री क्लियर है? ठीक है, चलो अब आ जाओ नीचे कौन सी एंट्री पे? फिफ्थ एंट्री पे। फिफ्थ एंट्री किस चीज की होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां अमाउंट कितना आएगा? कितने शेयर होल्डर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं अभी भी? 20,000। कितने पैसे मांगूंगा मैं इससे? 2 रुपए। ठीक है, अच्छा इन सब चीजों के लिए ना आपको दोबारा दोबारा क्वेश्चन में घुसने की जरूरत नहीं है। ये सारी वैल्यूज आपको आपके वर्किंग नोट यहां लिखी हुई है। ये रहा फर्स्ट कॉल 2 रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन में घुसने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही मिलेगा। हो गया वाला पार्ट।
अब इस स्टेज पे क्या होगा, पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, यहां क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब इसमें कॉल्स इन एरियर क्यों आया, क्योंकि आप अगर मैं टेबल को चेक करोगे ना डिफॉल्टर वाला, तो वहां पे आप देखोगे इसमें ना क्रॉस लगा हुआ है, ये देखो, ये रहा, है ना। तो मतलब इस डिफॉल्टर ने, अभय ने ये भी पे नहीं किया, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। अच्छा कितना पैसा बनता है फर्स्ट कॉल पे अभय का, कितने शेयर्स हैं इसके पास, 500, ये रहना अलॉटेड, 500 शेयर्स पर से कितने पैसे नहीं दिए, 2 रुपए। अब मुझे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा एडवांस एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो उसने कितने नहीं दिए मुझे, 1000, तो 500 शेयर्स हैं उसके पास जिस पर 2 रुपए बनते हैं, 1000 रुपए उसने नहीं दिए। टोटल पैसा मांगा कितना मैंने पब्लिक से, 40। अब 40 में से मुझे 1000 नहीं मिला, तो 39 तो मिल ही गया होगा, ठीक है, डन, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद कौन सी एंट्री होगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, नहीं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल से पहले आपको क्या बनाना है, ये लाइन लगी हुई है, दिस इज द इंडिकेशन कि यहां पर फोर फीचर एंट्री बनेगी। तो अब आपको डायरेक्टली कौन सी एंट्री करनी है, फोर फीचर एंट्री। तो सीधा सीधा आ जाते हैं फोर फीचर एंट्री पे। तो भाई देखो फोर फीचर एंट्री कैसे बनाओगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फोर फीचर एंड देन कॉल्स इन एरियर। अब सारी वैल्यूज कैसे लिखोगे, अब आप कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूं मैं, 500, 500 तो थे अभय के पास, सारे कैसे कर लेगा, ठीक है, ठीक, डन। अच्छा कितना आएगा, प्रीमियम कितना नहीं दिया उसने मुझे, 2 रुपए का, और कितना पैसा मैंने उससे मांगा है, चेक करो वर्किंग नोट्स में, ये दिख जाएगा। ये नहीं मांगा ना बस मैंने उससे, ये दैट मींस ये नहीं मांगा, तो ये तो मांगा है मैंने सारा सारा। तो 10 में से अगर 1 रुपए नहीं मांगे तो कितने कितने मांगे होंगे, 9 मांगे है ना मैंने, मतलब तो ये कितना आ जाएगा, 9 रुपए, तो ये कितना हो गया, 4500 मांगे, 1000 रुपए ये वाले हो गए। और कॉल्स इन एरियर के लिए ज्यादा माथा बच्चे की जरूरत नहीं है, क्या करोगे आप, ऊपर कॉल्स इन खोला है ना आपने, सारी वैल्यू प्लस कर लो, ठीक है, कितनी आएगी, अलॉटमेंट पे कितना, 900, फर्स्ट कॉल पे कितना, 1000, कितना आ गया, 1900, और इसे निकाल लो हमेशा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 3600, ठीक है, डन। क्वेश्चन ने क्या बोला था इसके बाद, फोर फीचर बाद जस्ट हमने बात रीइश्यू भी कर दिया, तो इसी के बाद हम क्या करने वाले हैं, रीइश्यू। लो जी, रीइश्यू करते टाइम क्वेश्चन ने क्या बोला, डिस्काउंट भी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वैल्यूज बताओ, कितने शेयर्स रीइश्यू किए थे, 300, कितने रुपए के हिसाब से रीइश्यू किए थे, 6 रुपए के हिसाब से, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दी थी सारी की सारी, ये रहा, ये वाला टेबल है ना, ये रहा, ये इस वाले बॉक्स से बन रही है सारी वैल्यूज। 300 शेयर्स रीइश्यू किए गए 6 रुपए के हिसाब से, 4 का डिस्काउंट आ गया मेरा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, कितने आने वाली है मेरे पास वैल्यूज, ये लिख लो इधर, 300 शेयर्स 10 के हिसाब से, तो ये आ रहा है मेरा कितना, 1800, ये 1200 और ये 3000, ठीक है। चलो लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री किसकी होगी, शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, सेम वही पुराना मेथड, कितना फायदा हुआ, 3600 का फायदा हुआ, कितने शेयर्स पे हुआ, 500 शेयर्स पर हुआ ये वाला फायदा, कितने रेशू कर दिए, केवल 300 शेयर्स, और कितने का डिस्काउंट दिया रेशू करते टाइम, 1200 रुपए का। वैल्यू निकाल लो कैलकुलेट करके, कितना आ रहा है, हाँ 900 कहां से आ गई, नहीं कुछ और आएगी, 60% ऑफ 6000, 3600, 960। लो जी, दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इतना काम करना है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आई नो डर लगता है, लगना भी चाहिए, ठीक है, इतना इतना भारी क्वेश्चन देख के, ठीक है भाई। ये लिख लो जिसका हो गया है, नहीं हुआ है लिख लो सारे, वैसे तो चिपका ही लिया होगा तुमने सबने। बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे इसके बाकी और क्वेश्चन जितने बनेंगे हमारे, ठीक है।